अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इमराद। दोस्तों, आज की वीडियो एक ओपिनियन वीडियो होगी। इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे इंडिया की रीसेंट नेवल एक्सरसाइज को लेकर, जिसमें इंडियन एयरफोर्स और नेवी ने एक इंटीग्रेटेड एक्सरसाइज की है। इस एक्सरसाइज का नो टाइम जारी किया गया। 2 से 3 सितंबर तक ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई, ये 2 दिन। और इसमें इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवल एयर आर्म ने बेसिकली ये प्रैक्टिस किया कि किस तरह स्टैंड ऑफ रेंजेस पर रहते हुए पाकिस्तान के मुख्तलिफ क्रिटिकल एरियाज, खासतौर पर कराची पोर्ट पर मुख्तलिफ टर्मिनल्स, उसके अलावा अगर उस वक्त कोई शिप वगैरह वहाँ डॉक की हुई है, उसको टारगेट किया जाए। मई के कॉन्फ्लिक्ट के बाद इंडियन एयरफोर्स की डॉक्ट्राइन वाज़ेह नज़र आ रही है कि वो BVR कॉम्बैट में अपने आप को लेकर ही नहीं आना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो BVR कॉम्बैट में पाकिस्तान एयरफोर्स के खिलाफ आएंगे तो वो किसी सूरत जीत नहीं सकते। उनके पास सिर्फ एक डॉक्ट्राइन है, वो है स्टैंड ऑफ रेंजेस से मिसाइल फायर करने की। अब वो एयर टू एयर कॉम्बैट से इतना डर चुकी है कि पूरी की पूरी इंडियन एयरफोर्स और नेवल एयर आर्म वो अपने आप को एक एयरफोर्स के रोल से हटाकर एक रॉकेट फोर्स के तौर पर अपने आप को एज्यूम कर रहे हैं। खुद इंडिया के लिए ही बैकफायर करेगी एक वक्त में, लेकिन इसके नुकसान पाकिस्तान के लिए भी हैं। अब बीइंग अ रॉकेट फोर्स, जिस तरह उनकी आइडियोलॉजी नज़र आ रही है कि वो 300-400 किलोमीटर दूर रहते हुए एयर लॉन्च एंटी शिप या एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स फायर करेंगे, जो कि ओबियसली तमाम के तमाम तो दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, तो पाकिस्तान भी तमाम के तमाम नहीं रोक पाएगा और ना ही इंडिया रोक पाएगा। तो उससे पाकिस्तानी साइड पर भी नुकसान होंगे। लेकिन इसी के जवाब में पाकिस्तान नेवी की क्या स्ट्रेटजी होगी, और इस वक्त हम इस कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे कि क्यों पाकिस्तान नेवल एयर आर्म को एक नए फाइटर जेट की ज़रूरत है, जैसा कि J-16 है। हम माजी में भी J-16 को लेकर बातें सुनते आए हैं कि पाकिस्तान एयरफोर्स या नेवल एयर आर्म के कॉन्टेक्स्ट में इन्हें लिया जाए। तो क्या इसकी कोई पॉसिबिलिटी बन सकती है, या हमें मजीद J-10C जैसे एयरक्राफ्ट इंडक्ट करने चाहिए? नेवल डोमेन में सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि पाकिस्तान नेवी की जो जिम्मेदारियों में आता है, पहला पाकिस्तान की ब्लू इकॉनमी को सेफगार्ड करना, देन पाकिस्तान की सी लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उन पर कोई भी शिप आ रही है, चाहे वो पाकिस्तान की हो या किसी दूसरे कंट्री की, उसकी प्रोटेक्शन पाकिस्तान की ज्यूरिसडिक्शन के अंडर आती है। इंडिया किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अगली दफ़ा अपनी नेवी को मोबिलाइज करेगा, बिकॉज इंडियन नेवी पाकिस्तान नेवी से ना सिर्फ बहुत ज़्यादा बड़ी है, बट इवन फायर पावर के मामले में भी इंडियन नेवी को एज हासिल है। यहाँ तक कि रिसेंटली इंडक्ट की गई इंडियन नेवी के फ्रिगेट्स INS हिमगिरी और INS उदयाकरी, इन पर आपको 32 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम देखने को मिलेंगे और 8 वर्टिकल लॉन्च ब्राह्मोस क्रूज मिसाइल्स। और ये ब्राह्मोस ER वेरिएंट्स होंगे मोस्ट प्रोबेबली, जो कि 350 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज देंगे, जबकि जो स्टैंडर्ड ब्राह्मोस मिसाइल है इसकी रेंज 290 किलोमीटर है। अब पाकिस्तान के साथ इशू क्या है कि पाकिस्तान की जो कोस्टल लाइन है वो अराउंड 1000 किलोमीटर के ही आसपास है, तो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान के पास नहीं है, ये कुदरती फिनोमेना है, जबकि इंडिया के पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ मौजूद है। उसके मुकाबले में पाकिस्तान को ऐसे इक्विपमेंट और ऐसे प्लेटफॉर्म्स चाहिए जो कि इंडिया से ज़्यादा लॉन्गर रेंजेस पर मिसाइल्स फायर कर सकें। अब करंटली पाकिस्तान नेवल एयर आर्म, जिसके पास बेसिकली तो सिर्फ हेलीकॉप्टर्स, कुछ UCAVs और एंटी सबमरीन वॉरफेयर एयरक्राफ्ट हैं, फाइटर जेट्स नहीं है पाकिस्तान नेवल एयर आर्म में। लेकिन पाकिस्तान एयरफोर्स के 2 स्क्वाड्रंस जो कि कराची में बेस्ड होते हैं मसरूर एयरवेज पर, उन्हें मैरीटाइम वॉरफेयर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इस वक्त इस रोल में एक स्क्वाड्रन JF-17 थंडर ब्लॉक 3 यूज़ किए जा रहे हैं, और जो दूसरा स्क्वाड्रन है वो मिराज एयरक्राफ्ट का है, जिसको बहुत जल्द रिप्लेस कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ सिंध के ही एरियाज में पाकिस्तानी F-16s भी होते हैं, जो कि एस्कॉर्ट मिशंस के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब मई के महीने में जो इंडिया का एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट डिटेक्ट किया पाकिस्तान नेवी ने, बेसिकली उसे इंटरसेप्ट किया गया था, और पाकिस्तान एयरफोर्स के फाइटर एयरक्राफ्ट के पैसिव सेंसर के थ्रू उसकी पिक्चर भी ली गई, उसको टारगेट पर लिया गया, बट वार्निंग देते हुए उसे जाने दिया गया। उसको पाकिस्तान नेवी ने रिलीज भी किया, और पाकिस्तान नेवी ने इंडियन नेवी को तब डेटर किया। यही वजह थी कि इंडियन नेवी ताकत में बड़ी होते हुए भी पाकिस्तान नेवी पर अटैक नहीं कर सकी, और उसी दौरान ही इंडियन नेवी अचानक से ही अपने एयरक्राफ्ट करियर को भी पीछे वापस लेगी अपनी कार्वर नेवल बेस पर, जो कि पाकिस्तान नेवी की साइकोलॉजिकली बहुत बड़ी जीत थी। तो फ्यूचर में देखें तो इस वक्त इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स मुख्तलिफ ऑपरेशंस के लिए आपस में एक इंटीग्रेटेड इन्वायरमेंट बना रही हैं। ख़ास तौर पर इंडियन एयरफोर्स के जो स्क्वाड्रन है जोधपुर में, जिनमें एक SU-30 का स्क्वाड्रन है नंबर 31, देन उसके बाद जामनगर में गुजरात में मौजूद एयरबेस है, जहां जैगुआर के 2 स्क्वाड्रन हैं, और MiG-29 का स्क्वाड्रन है नंबर 28 स्क्वाड्रन, जिसे फर्स्ट सुपरसोनिक्स आई बिलीव कहा जाता है। फिर आती है लोहिंगांव पुणे में मौजूद एयरबेस, जहां 2 SU-30 के स्क्वाड्रन्स हैं।
तो ये इंडियन एयर फोर्स की वो 3 एयर बेसेस हैं जो इंडियन नेवी को भी असिस्ट करेंगी, और इंडियन नेवी के पास भी ऑब्वियसली 40 के करीब MiG-29 के एयरक्राफ्ट मौजूद हैं। उसके मुकाबले में इस पूरे रीजन में पाकिस्तान के 2 से 3 स्क्वाड्रन इनके मुकाबले में होंगे। तो यहाँ पाकिस्तान नेवल एयर आर्म के लिए बहुत ज़्यादा अहम ये हो जाता है कि उनके अपने पास भी एटलीस्ट एक स्क्वाड्रन फाइटर एयरक्राफ्ट का हो। यहाँ एक चॉइस J-16 की सूरत में आती है। अब ये मैंने बताया था कि एक ओपिनियन वीडियो है। J-16 का मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि अगर एक JF-17 एयरक्राफ्ट एंटीशिप रोल के लिए मिसाइल्स कैरी करता है तो उससे आपको जो मैक्सिमम कॉम्बैट रेडियस मिल रहा है वो 800 किलोमीटर का होगा, 800 से 1000 किलोमीटर का। उसके बाद वो एंटीशिप मिसाइल्स फायर करेगा जो कि अगेन 290 किलोमीटर की रेंज रखते हैं अगर हम यहाँ CM-400 AKG को कंसीडर करें। तो मैक्सिमम आप 1290 किलोमीटर दूर तक जाके स्ट्राइक कर सकते हैं। फिर उसके बाद JF-17 को वापस आना पड़ेगा, और ये अपने आप में एक मोर देन इनफ रेंज है अगर इंडियन नेवी किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में अपने आप को आगे लेकर आती है। इसमें इंडियन नेवी की फ्रिगेट्स, इवन इंडियन नेवी का एयरक्राफ्ट कैरियर, पाकिस्तान एयरफोर्स का और पाकिस्तान नेवल एंटीशिप मिसाइल्स का की टारगेट होंगे। लेकिन अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान नेवल एयर आर्म एक J-16 का स्क्वाड्रन ले लेता है तो वो आपको 4000 किलोमीटर की फेरी रेंज दे रहा है। तो यहाँ आपको जो कॉम्बैट रेडियस मिलेगा वो अराउंड 2000 किलोमीटर का होगा, और ये आपको एक एक्सेप्शनल लेवरेज दे देता है इंडियन एयरफोर्स के खिलाफ और इंडियन नेवी के खिलाफ। ये एक एक्स्ट्रा पंच प्रोवाइड करेगा पाकिस्तान नेवी को। लेकिन इसके लिए सबसे अहम चीज़ ये है कि पाकिस्तान नेवी को सफिशेंट फंड्स प्रोवाइड किए जाएं। यहाँ पाकिस्तान नेवी की कैपेबिलिटी जो अभी तक काफ़ी ज़्यादा अंडरमाइन हमें नज़र आती हैं, उनकी वजह कम फंड्स भी हैं। उसके साथ साथ नेवल साइड पर शायद हमने अभी तक उस तरह तवज्जो ही नहीं दी, हम जस्ट लैंड और एयर सिस्टम्स पर ही बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन नेवी ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी के सेफगार्ड के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, बल्कि फ्यूचर में जो हमारा ब्लू इकोनॉमी को लेकर एक प्रॉपर एजेंडा है, अगर आप उसमें सक्सेस चाहते हैं तो पाकिस्तान नेवी का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़रूरी है। करंटली पाकिस्तान नेवी की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है वो पाकिस्तानी सबमरीन्स हैं जिससे इंडिया डरता है। देन हमारी नेवल एयर आर्म प्लस एयरफोर्स, वो भी इंडिया के लिए बहुत बड़ा खतरा है। यही वजह है कि इंडियन नेवी चाहते हुए भी पाकिस्तान नेवी के खिलाफ कुछ नहीं कर पाई थी मई के महीने में। बट अब जिस तरह इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स इंटीग्रेटेड एक्सरसाइजेस कर रही हैं, तो जहां पहले आपने इंडियन नेवी के MiG-29K से लड़ना था, अब वहां उनके साथ इंडियन एयरफोर्स के भी 4 से 5 स्क्वाड्रन्स एक्स्ट्रा आ चुके हैं। तो यहाँ आप या तो J-16 जैसा 1 से 2 स्क्वाड्रन्स लें, क्योंकि ये आपकी ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट बन सकती है आने वाले वक्त में। अगर J-16 नहीं तो आप J-10C के ही एक्स्ट्रा यूनिट्स ले सकते हैं, क्योंकि करंटली पाकिस्तान के पास सिर्फ 20 J-10Cs हैं जो कि हमारी नॉर्दर्न और सेंट्रल एयर कमांड को सेफगार्ड करते हैं इंडियन बॉर्डर के नज़दीक और LOC का सारा एरिया। तो उसलिए हमें ज़्यादा रिलाई करना पड़ता है JF-17 ब्लॉक 3 पर, जिनका एक बड़ा डिसएडवांटेज उनकी कम रेंज है, क्योंकि वो एक लाइट वेट एयरक्राफ्ट है, उसका इंजन छोटा है, कम फ्यूल कैरी कर सकता है, तो उसका कॉम्बैट रेडियस और उसकी फेरी रेंज कम होती है। तो यहाँ अगर J-10C भी हो तो वो भी आपको 1500 से 1600 किलोमीटर तक का कॉम्बैट रेडियस प्रोवाइड कर सकता है, जो कि इवन थंडर्स के मुकाबले में भी ज़्यादा बेहतर होगा, और इवन वो एयर टू एयर डोमेन में भी आपको बेहतर तरीके से एस्कॉर्ट कर सकते हैं थैंक्स टू देयर PL-15s। इवन दो के PL-15s थंडर्स भी कैरी करते हैं, जो कि मल्टी डोमेन ऑपरेशंस में ही यूज़ होंगे, कि कुछ थंडर्स एयर टू एयर वेपन्स कैरी करते हुए, कुछ एंटीशिप मिसाइल्स को कैरी करते हुए। बट अब इंडियन एयरफोर्स प्लस नेवी के 5 से 6 स्क्वाड्रन्स आपके मुकाबले में हैं, और उसके मुकाबले में आपके पास 2 स्क्वाड्रन्स हैं, जिनमें से ब्लॉक 3 एक ज़्यादा एडवांस एयरक्राफ्ट है। बाकी जो मिराजेस हैं उनको आप एयर टू एयर डोमेन में कंसीडर नहीं कर सकते, और इवन जो उन पर एंटीशिप मिसाइल है एक्सोसिट, वो कोई बेहतर रेंज भी आपको नहीं देता, उसकी रेंज बहुत कम है। जो थंडर के पास एंटीशिप मिसाइल्स हैं CM-400 AKG और C-802, उनकी रेंजेस फिर भी सफिशेंट हैं और वो ख़तरा भी पोज करती हैं इंडियन शिप्स के लिए। सो दोस्तों, ये था एनालिसिस। उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ सकें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।